एडवोकेट जमाल नासिर शहर का महंगा तरीन वकील था जिसने कत्ल के कई मुलजमों को बरी करवाया था। एक बेवा की 14 साला बेटी को 3 लड़कों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने उन 3 मुजरमों को गिरफ्तार किया। लड़कों के वारसों ने जमाल नासिर से राब्ता किया। उसने वारसों को तसल्ली दी कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। जवानी में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं उनको रिहा करवा लूंगा। वकील साहब ने उनके वारसों से 60 लाख रुपए लेकर अदालत में उन लड़कों को बेगुनाह साबित किया और बरी करवाया। केस की कामयाबी के बाद वो अदालत से वापस जा रहे थे। बेवा उसके सामने आई और फिर बेवा ने झोली उठाकर वकील साहब को बद्दुआएं देना शुरू की। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा कि आज बद्दुआएं देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौसम काफी खराब है। तेरी बद्दुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी। उसने बेवा पर तंज करते हुए कहा, जब अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती उसे जन्म क्यों दिया। बेवा औरत रोती हुई घर वापस गई और अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर खुद भी खुदकशी कर ली। 12 साल बाद वकील की बेटी की शादी हुई तो जमाल नासिर को शुरू में ही वकील बनने का शौक था। उसके गांव में एक वकील था जिसकी बड़ी सी गाड़ी थी और एक बंगला भी था। पूरे गांव में उस वकील की लोग बहुत इज्जत करते थे। जमाल नासिर शुरू से ही उससे बहुत ज्यादा मुतासिर था। शुरू में ही जिस खानदान में उसने आंखें खोली थी वो एक गरीब खानदान था। जमाल नासिर का बाप उसी वकील के घर में मुलाजिम था। एक दिन ऐसे ही उसने अपने बाप से पूछा, वकील साहब के पास इतनी माल व दौलत कैसे है। उसके बाप ने जमाल नासिर को बताया, बेटा वकील साहब अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और अपनी महारत से वो केस जीत जाते हैं। जमाल नासिर ने बाप से कहने लगा कि मैं भी बड़ा होकर वकील बनूंगा। उस पर उसके बाप ने जमाल नासिर को नसीहत की कि बेटा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरी एक नसीहत याद रखना, उसको अपने पल्ले बांध लेना, हमेशा मजलूमों का साथ देना। जालिम का साथ देने वाला खुद भी जालिम होता है और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। मैंने उस वकील के बारे में सुना है कि ये हर उस शख्स का साथ देता है जिसके पास पैसा हो, वो हक पर हो या न हो, इस बात की ये परवाह नहीं करता। मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ कि ऐसा मत बनना। उसने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। उसके बाप ने जमाल नासिर को समझाने के लिए गांव के चौधरी की मिसाल दी। जब एक दिन गांव के गरीब किसान की बकरियां चौधरी की जमीन में चली गई, चौधरी के मुलाजमों ने उसे बताया, नजीर की बकरियां आज भी हमारी फसलों में चली गई हैं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी जमीनों की तरफ रवाना हुआ। उसकी गाड़ी में 2 से 3 शिकारी कुत्ते भी थे। वहां जाकर चौधरी ने किसान की बकरियों पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों की आवाज सुनकर किसान भागा आया और चौधरी साहब के कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा और कहा कि सरदार मुझसे गलती हो गई, मेरा बेटा छोटा नादान था, मैंने उसे बकरियां चराने के लिए भेजा लेकिन वो उनकी हिफाजत न कर सका और खेलने में लग गया। गलती से बकरियां आपके खेत में चली गई हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपसे इस बात का वादा करता हूँ
آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر چودھری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بیچارے بکریوں پر حملہ کرتے رہے، 4 سے 5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ کافی تعداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئی تھیں۔ چودھری وہاں سے واپس چلا گیا۔ ماسٹر جی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے کسان کے پاس آیا اور کہا، کب تک ان وڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے انکار کر دیا کہ پہلے ہی اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماسٹر صاحب نے کسان سے کہا کہ آج اگر تم اس ظالم وڈیرے کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج تم چلے گئے تو کل کو باقی گاؤں والوں میں بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں۔ چودھری اپنی مرضی سے ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسان نے ماسٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور چودھری کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا، اس نے چودھری کے خلاف رپورٹ درج کی، پھر کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں چودھری کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے، پیچھے سے تھانے دار نے چودھری کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے گاؤں کے 2 باشندے آپ کی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا، اس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھی۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ بیچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ وہاں ماسٹر صاحب کے طالب علم بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، وہ ماسٹر دیکھ لے اپنے علم کی کرامات، گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور باقی لوگوں کی طرح یہ سب بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ جیسے ماسٹر صاحب کے علم کی کوئی قدر نہیں، بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت، اور اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا، کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف آپ سب جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ سکول ویران پڑا رہا۔ جمال ناصر نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا، پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا اور اسے شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ دور بھی
भी देखा है। जब चौधरी का उस पूरे गांव में राज और दबदबा था, कोई शख्स चौधरी के खिलाफ बोल नहीं सकता था। जो भी चौधरी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, वो ऐसे सबक सिखाता और उस पर ऐसा जुल्म करता कि वो दोबारा चौधरी के खिलाफ खड़ा ना हो पाता। मगर मैंने अपनी आंखों से उसका अंजाम भी देखा। उसका इबरतनाक अंजाम देखकर हर कोई अपने कानों को हाथ लगाता था। माल व दौलत होने के बावजूद वो न कुछ खा सकता था और ना ही पी सकता था। जबकि वो जिंदा था, लेकिन खुराक की नालियों के जरिए ग़िज़ा पहुंचती थी और वो तड़पते हुए बिस्तर पर 5 साल तक जिंदा रहा। मौत उससे रूठ चुकी थी। हालांकि वो मौत मांगता था, उसके दर्द की आवाजें पूरा गांव सुनता और सारे गांव वाले यही दुआ करते थे कि ये कब मरेगा ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लिहाजा मैं तुम्हें भी यही नसीहत करूंगा, अभी जालिम मत बनना, ना ही जालिम का साथ देना, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिमों में ही शुमार होता है। जमाल नासिर ने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। एलएलबी करने के बाद वो एक कामयाब वकील बन गया। थोड़े ही अरसे में उसने शोहरत कमा ली, इतनी शोहरत के पूरा शहर उसके नाम से वाकिफ था। गरीब फैमिली का ये बच्चा शोहरत हजम न कर पाया और जमीन पर ऐसे चलता था जैसे पूरी जमीन उसकी है। न सिर्फ अकड़ कर चलता, बल्कि उसके लहजे में भी तकब्बुर और गरूर सबको नजर आता था। वो जानता था कि वो हर केस जीत जाता है। जब हद से ज्यादा शोहरत मिली, अब वो अपने बाप की वो नसीहत भूल चुका था जो उसके बाप ने मरने से पहले उसे की थी। बाप जिंदा होता तो शायद आप भी अपने बेटे को नसीहत करता कि तू गलत रास्ते पर है, अंजाम से डरो, जिस अंजाम से हम सब बेखबर हैं। मगर चूंकि उसका वालिद दुनिया से वफात पा चुका था, लिहाजा अब वो खुलकर पैसे कमाने लगा। रावलपिंडी की अदालतों में लोगों की सबसे बड़ी तरजीह एडवोकेट जमाल नासिर हुआ करता था। वो अपने कस्टमर से लाखों की फीस लेता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रेट बढ़ रहा था। उसकी फीस वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो ज्यादा पैसा कमाने वाले थे। जिन्होंने अपना पैसा नाहक तरीके से कमाया था, वो कत्ल के मुल्जिमों को ही नहीं बल्कि मुजरमों को भी बाइज्जत बरी करवा लिया करता था। जमाल नासिर के होते हुए शहर के मुजरिम सीना तान कर दन दनाते फिरते थे। उन्हें अब किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो जानते थे कि वो आजाद हो ही जाएंगे, क्योंकि जमाल नासिर को पैसा देकर वो केस जीत जाते थे। और फिर एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसके पास आए थे और कहा, बेटा वक्त बदल जाता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारा बाप एक शरीफ नेक इंसान था, मगर तुमने कई मुजरमों का केस लड़ा और उन्हें बरी भी करवा दिया। तुम उन जालिमों का साथ देकर मजीद उन्हें ताकतवर बना रहे हो। जमाल नासिर मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी, अगर आप लोगों के पास ऐसा है, आए, मैं आप लोगों का भी केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों की जिंदगियों से मुझे कोई मतलब नहीं। जमाल नासिर ने उन बुजुर्गों को वापस भेजते हुए कहा, दोबारा मेरे बंगले पर तब ही आना जब आपके पास पैसे हो, वरना दोबारा मेरे बंगले पर आने की कोशिश मत करना। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी ये बात समझा दी थी कि ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की बिल्कुल इजाजत मत देना। जून का महीना था जब एक बेवा औरत की लड़की नहर के किनारे पानी भर रही थी। चौधरी का उबाश बेटा उस लड़की की ताक में था, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। आज उसके पास मौका था कि वो लड़की को पकड़ सके। चौधरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ लड़की के सामने आया, उसे गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी भगा दी। चलती गाड़ी में उन्होंने लड़की की चीखों को छुपाने के लिए गाड़ी में साउंड सिस्टम बुलंद कर दिया था ताकि किसी को भी शक न पड़े। चलती गाड़ी में वो लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते रहे।
वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। पुलिस की चौकी से गाड़ी गुजरी तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो चौधरी का बेटा है। और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि गाड़ी के अंदर एक लड़की मौजूद है जो उनका शिकार बनी है, मगर उसके बावजूद उन्होंने लड़की की कोई मदद न की, बल्कि मजाक में चौधरी के बेटे से ये भी कहा कि जब तुम लोग माल अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो, बच्चा खुच्चा माल हमें भी चखा देना। सब शराब के नशे में धुत थे और उनको लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। वो लड़की को नोचते रहे। उसके बाद पुलिस की चौकी पर उसे फेंक कर चले गए। पुलिस वाले भी उस लड़की की इज्जत के साथ खेलते रहे और फिर लड़की से कहा कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार देंगे। लड़की ने चिल्लाकर कहा कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, पूरे शहर में जाकर तुम लोगों के करतूत बताऊंगी। एक पुलिस वाले ने चौधरी के बेटे को फोन कर दिया कि लड़की का खौफ खत्म हो चुका है, उसे अब मौत का भी खौफ नहीं रहा। हमें इस बात का यकीन है कि ये आला अहकाम के पास जरूर जाएगी, किसी मीडिया वाले के हाथ चढ़ जाएगी। न सिर्फ हमारी नौकरी हाथ से जाएगी, बल्कि ये तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बताएगी। आजकल मीडिया का दौर है, हम तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, मगर तुम्हारा बाप भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, उसकी सियासत भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, क्योंकि उस लड़की की वजह से तुम्हारे खानदान की बदनामी होगी। अब आप अगला हुक्म दें, उस लड़की के साथ क्या किया जाए। चौधरी के बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो बेखौफ है तो फिर तुम भी बेखौफ हो जाओ और उसे मार डालो। चौधरी के कहने पर पुलिस वालों ने उस लड़की को मारकर नहर में फेंक दिया। एक किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा था। पानी में तैरती हुई लड़की की लाश उसे नजर आई। वो देखकर शुद्ध हो गया। किसान ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि उसकी माँ ने गांव के तमाम मस्जिदों में ऐलानात करवाए थे। वो बेचारी गरीब थी, अखबार में अपनी बेटी की गुमशुदगी का इश्तिहार नहीं दे सकती थी, लिहाजा गांव के तमाम मसाजिद में ऐलानात करवाए। उसने लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला, फिर उसकी माँ को इतला दी। पूरा गांव लड़की के इस पुरअसरार कत्ल पर हैरान था और साथ साथ परेशान भी थे, क्योंकि उनके अपने गांव में भी जवान बेटियां थी। कुछ मीडिया के लोगों ने उस औरत का साथ दिया। फिर तफ्तीश करने पर चौधरी के बेटे और उनके दो साथियों को जेल की सजा हुई। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने के जुर्म में पुलिस वालों को भी पकड़ लिया गया। चौधरी अपने बेटे के लिए काफी परेशान हुआ और उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसने अपनी गाड़ी दौड़ाई और सीधा जमाल नासिर के बंगले पर जा पहुंचा। चौधरी कहने लगा, बच्चे से गलती हुई है, जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। अब जैसे ही वो जेल से आजाद होगा तो मैं उसकी फौरन शादी कर दूंगा, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करे। ये सुनकर जमाल नासिर हंसने लगा और कहा, चौधरी साहब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, 60 लाख में आप लोगों का काम हो जाएगा। जमाल नासिर ने उस चौधरी के बेटे का केस लड़ा और अपनी चालाकी और जहानत से वो केस जीतने में कामयाब हो गया। कत्ल का झूठा इल्जाम उसी किसान पर लगा दिया गया जो अक्सर उस नहर से अपनी जमीनों में पानी लगाता था। बेटे की रिहाई पर चौधरी ने जमाल नासिर को गले लगाया और उसे अपने घर पर दावत दी। कहा कि बेटे की रिहाई की खुशी में आज एक जश्न का एहतमाम होगा, आपको भी खुसूसी दावत दी जाती है। जमाल नासिर खुशगवार मूड में अदालत के दायरे से बाहर आ रहा था कि वो बेवा औरत जमाल नासिर के सामने आई और कहा कि खुदा का खौफ करो, मेरी मजलूम बेटी के कातिल पकड़े जा चुके थे। बजाय उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के तूने उनको रिहा करवा दिया। याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और मुझे इस बात का यकीन है। जमाल नासिर ने उससे कहा कि बुढ़िया, अपने रास्ते पर चली जा, मेरा रास्ता मत रोक। बेवा झोली उठाकर उसे बद्दुआएं देने लगी, कहने लगी, खुदा का कहर,
تم پر نازل ہو، تو نے مجھے برباد کیا۔ جمال ناصر نے اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ مجھے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری بد دعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی، کیونکہ آج موسم کافی خراب ہے اور آسمان بھی صاف نہیں ہے۔ بیوہ عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی۔ جمال ناصر نے جاتے جاتے ایک اور اس پر طنز کیا اور کہا کہ اگر بیٹے کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم کیوں دیا؟ یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا دیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی، اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ جمال ناصر بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں سانڈ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جمال ناصر کے برے وقت کا اس وقت آغاز ہوا جب اس نے شادی کی۔ اس عورت سے اس نے شادی کی دوسرے دن وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگی کہ مشہور وکیل کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ جمال ناصر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ بیوی اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جمال ناصر نے اس شخص کو مروا دیا، جبکہ اپنی بیوی کو مار کر آندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اسے آج بھی اپنی طاقت پر غرور تھا۔ آج بھی وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا۔ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، ہر آنے والا دن کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور اس کا انجام بھی بتایا۔ وہ اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی جرات نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، لیکن وہ کب تک مکافات عمل سے بچ سکتا تھا؟ اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے باپ کا منہ کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے کر گئی۔ بیٹی کے بھاگنے پر اس نے اپنی بیوی کو شدت کا نشانہ بنایا اور اسے قصوروار ٹھہرایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں کون سی خامی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، ایسی کی خاطر مظلوموں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں جیل سے آزاد کروایا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی؟ بیوی کے یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے بولی اور اسے اس کا اصلی چہرہ دکھایا۔ اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے چل بسی۔ بڑی ہی چالاکی سے اس نے اپنے اس جرم کو بھی چھپا لیا۔ اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں جب بڑی ہوئیں تو باپ کے ساتھ رہنے کے بجائے انہوں نے دوری اختیار کی۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، دوسری بیٹی کا بھی حادثہ ہوا اور وہ بھی مر گئی۔ تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار کے اسی بیٹے سے کی جس نے بیوہ عورت کی بچی کو بے آبرو کیا تھا۔ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی اور اپنے باپ کو بد دعائیں دینے لگی کہ اس نے اس ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کی۔ بیٹے شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے، مڑ کر کبھی باپ کی خیریت دریافت تک نہ کی۔ جمال ناصر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں وہ مزدوروں کے درمیان اکیلا رہ رہا تھا۔
पिछले दिनों उनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के हमरा अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान आया था। रिश्तेदारों ने उसे शर्मिंदा करके अपने वालिद साहब से मिलने के लिए मजबूर कर दिया और वो अपनी बीवी बच्चों के हमरा बाप के साथ मिलने के लिए घर चला आया। उसके बाप के कमरे से शदीद बदबू आ रही थी क्योंकि रात को वो टॉयलेट नहीं जा पाता था। मुलाजमीन को आवाज देता वो अनसुनी कर देते और यूं बिस्तर पर निकल जाता। बिस्तर धोना तो दूर की बात, मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूं वकील साहब उसी बदबूदार गीले बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे थे जब उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ। नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप से मिले वापस मुड़ गया क्योंकि वकील साहब की बिनाई जा चुकी थी। वकील साहब को अब कुछ नजर नहीं आता था, लिहाजा उसका बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझाया और कमरे के अंदर दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह मुलाजिम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजिम ने जाकर बूढ़े वकील को गले से लगाया और बूढ़ा बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। बाद अज़ां बीवी बच्चों की बारी आई तो बीवी बच्चे भी इसी तरह दरवाजे की दहलीज पर खड़े रहे और मुलाजमा और उसके बच्चे वकील साहब की बहू और पोते पोतियां बनकर उनको मिलते रहे। वकील साहब उन्हें अपना खून समझकर दुआएं देते रहे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वकील का बेटा और बहू घर में रुके और फिर निकल गए। न उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नजर से देखा, ना ही कोई बात की। जिन लोगों को वो बहू बेटा पोता पोतियां समझ रहा था वो दर हकीकत उनके घर के मुलाजमीन थे क्योंकि उनके बेटे तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बेटे के इस रवैये को अपनाने में किसी और का नहीं बल्कि वकील साहब का अपना ही हाथ था। इस कहानी से सबसे पहली चीज ये समझ आई कि माल और औलाद आजमाइश है और फितना कैसे बने। दूसरी चीज ये समझ आई कि ऐसा कोई भी हो मगर जालिम का साथ कभी ना दो। तीसरी बात ये समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना सिखाओ। उनके दिल में कभी दौलत और ओहदे की लालच पैदा न करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहब ना कर सके मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस वाक़े को पढ़ने और सुनने वाले जरूर इस हक़ायक़ का ख्याल रखें बल इसके के बहुत देर हो जाए। वकील साहब का वक्त तो अब गुजर गया मगर हमारा और आपका वक्त अब भी मौजूद है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।